मैं डॉक्टर मनुजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, टीएस कॉलेज हिसुआ, स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को छायावाद के प्रतिनिधि कवि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग 6 कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। निराला जी प्रारंभ में छायावाद के प्रतिष्ठित कवि थे। जूही की कली नाम की रचना के आरंभ से उन्होंने छायावाद का सृजन शुरू किया था, लेकिन 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन, प्रगतिशील विचार मंच की स्थापना के बाद, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी, उसके बाद इनका छायावाद से मोह भंग हुआ और ये कालांतर में 36 के बाद मूल रूप से प्रगतिवादी कवि बन गए। जो जूही की कली और मलयानी के प्रेम की रचना करने वाला कवि था, वह कृषकों का प्रतिनिधि बन गया। जो बादल आकाश में उमड़ते घुमड़ते हैं लेकिन जल नहीं बरसाते, उन बादलों से आग्रह करता है कि आप झूम झूम करके बरस जाएं, जिसके चलते जो तृषित कृषक हैं उन्हें शांति मिले, उन्हें प्रसन्नता मिले। तो बादल राग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम के बाद षष्ठ रचना है। यानी जो अन्नदाता कृषक हैं उनको सबसे अधिक यदि सहायता मिलती है तब बादलों से मिलती है। इसलिए उन बादलों के बारे में उन्होंने कई कविताएं लिखी। तो जो बादल राग 6 है वह स्नातक द्वितीय खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए पठनीय है। आज मैं उसी की पंक्तियों की व्याख्या के साथ अध्यापन कराने जा रहा हूँ। तिरती है समीर सागर पर, तिरती यानी तैरती है। समीर सागर रूपक अलंकार है। समीर रूपी सागर के ऊपर बादल कहाँ उड़ते हैं? तो आकाश में। जिधर हवा चाहती है उधर बादल जाते हैं, हवा के अनुकूल बादल चलते हैं। तो ऐसी नौका जो आकाश में हवा पर चलती है वो क्या है? तो बादल। एक नौका तो समुद्र या जल में चलती है, वो नहीं। समुद्र या जल में बादल नहीं, आकाश में बादल रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि तिरती है समीर सागर पर। समीर पुल्लिंग है, सागर भी पुल्लिंग है। तो उनके ऊपर तैरती है कौन? अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख, सुख स्थिर नहीं रहता है। दुख की छाया हर समय तैरती है, छाया स्त्रीवाची, और इसीलिए उसके कहा गया है तिरती है या तैरती है। जग के दग्ध हृदय पर, विश्व के जले हुए हृदय पर, जो सूखा से, गर्मी से, अकाल से परेशान थे, निर्दय विप्लव की प्लावित माया। जो निर्दय विप्लव है, जो तूफान खड़ा करने वाला है, जो दुख ढाने वाला है, तो उसकी जो प्लावित माया है
वह तैरती है। यह तेरी रणतरी, यह तुम्हारी रणतरी, यानी युद्ध नौका। हमारे यहाँ 3 सेनाएं हैं, स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना। तो जल सेना में जो जलपोत होते हैं उनमें भी मिसाइलें लगी हुई रहती हैं। दुश्मन पर उनसे भी वार किया जा सकता है। तो वह यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से भरी हुई है। घनभेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। निराला की एक विशेषता है कि प्रसंग और भाव के अनुकूल उनकी भाषा भी परिवर्तित हो जाती है। अब बादल का वर्णन करना है तो बादल के लिए पर्यायवाची शब्द घन का प्रयोग करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी बादल शब्द का कहा है, मेघ शब्द का प्रयोग किया है, नीरद का प्रयोग किया है। लेकिन जब गर्जने का प्रसंग आता है तो वे घन का प्रयोग करते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा। चूंकि घन महाप्राण व्यंजन है घा, इसलिए उसी महाप्राण व्यंजन का प्रयोग करते हुए बादल के लिए निराला जी कहते हैं घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। जो घन के रणभेरी होती है, जो आवाज होती है गर्जन की, बादलों के गर्जन की, सजग सुप्त अंकुर, जो पृथ्वी में अंकुर सुप्त हैं वे जागृत होते हैं। यानी जब तक बादल ने जल नहीं बरसाया तब तक वे अंकुर पृथ्वी में ही सोए हुए थे, और जब जल की बूंदें पड़ती हैं तो वे जागृत हो जाते हैं। उर में पृथ्वी के उर में यानी छाती में आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर। तो आशा से कि नहीं हमें विकसित होना है, हमें कुछ करके दिखाना है, वे अंकुर आगे बढ़ते हैं नवजीवन प्राप्त करने के लिए। सिर ऊंचा करके जब पौधा जमता है तो धीरे धीरे ऊर्ध्वमुखी होता है, ऊपर की ओर बढ़ता है। ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल, ऐ विप्लव के बादल, क्रांति के बादल तुम्हें ताक रहे हैं कि फिर बरसा दो, जिसके चलते हम और आगे बढ़ें और उन्मुख हो जाएं और ऊपर जाएं। फिर बार बार गर्जन, लेकिन फिर तो बार बार गर्जन ही कर रहा है बादल, बरसता नहीं है। जल बरसाओ, वर्षण है मूसलधार, यानी मूसलाधार भी वृष्टि करो। हृदय थाम लेता संसार, पूरा विश्व हृदय थाम लेता है जब बादल घनघोर वर्षा करते हैं तब। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, घोर वज्र की जो हुंकार है यानी बादलों का गरजना, जो बिजली चमकती है वह क्या है, उसे वज्र कहा गया है। वज्रपात, यदि किसी पर बिजली गिरती है तो कहा जाता है कि वह वज्रपात का शिकार हो गया। तो वही सुन सुन घोर वज्र हुंकार, जो तुम बार बार गरजते हो, वज्रपात करते हो, इससे उन पौधों को लाभ नहीं होता। अशनिपात से शायित उन्नत शत शतवीर,
अशनि वज्र, अशनिपात से सोए हुए सैकड़ों वीर पौधे के रूप में जो हैं, क्षत विक्षत हत अचल शरीर, उनका शरीर क्या है? क्षत है, विक्षत है, घायल है। वे सभी प्रभावित हो गए हैं। गगन स्पर्शी अस्पर्धाधीर, उन पौधों में आकाश को छूने की स्पर्धा है, यानी बगल वाला पौधा बढ़ रहा तो हमें भी बढ़ना है, यह प्रतिस्पर्धा की भावना रहती है पौधों में। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, और छोटे छोटे जो पौधे हैं वे मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। शस्य अपार, और जो पौधे हैं वे अपार हैं, अनंत पौधे हैं। और इसी शस्य को वंदे मातरम में स्थान मिला है, शस्य श्यामलाम मातरम, यानी फसलों की श्यामलता से युक्त पृथ्वी, धरती, भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ भी इसी शस्य का तुलसीदास ने प्रयोग किया है, लेकिन वह शस्य तद्भव रूप में शशि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। शशि संपन्न सोह मह कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी, वर्षा वर्णन के प्रसंग में आया है। शशि संपन्न, शशि से युक्त, तो शशि का अर्थ वहाँ चंद्रमा नहीं, शशि का शब्द है तद्भव, वह शस्य से बना है। तो शस्य अपार, अपार शस्य, हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते वे पौधे, हिल हिल करके खिल खिल करके हाथ मिलाते हैं, तुझे बुलाते। वैसे कहीं कहीं शस्य का मात्र धान ही अर्थ लिया जाता है, लेकिन उसे समग्र कृषि से संबंधित माना जाना चाहिए, क्योंकि धान में सबसे अधिक जल की आवश्यकता होती है रबी फसल से ज़्यादा। इसलिए चूँकि यहाँ वर्षा का वर्णन है, बादलों का वर्णन है, अतएव यहाँ धान का ही अर्थ ग्रहण करना चाहिए। खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, एक दूसरे से हाथ मिलाते। हवा बहती है तो पौधों के पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, उसी को कह रहा है कवि कि एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और तुझे बुलाते हैं, आजा आजा बादल, बरस जा बादल। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। विप्लव रव, क्रांति की आवाज से, रव का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि। इसलिए जहाँ पर ध्वनि उत्पन्न नहीं हो उसे नीरव कहते हैं। विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। विप्लव की आवाज से जो छोटे हैं वे ही शोभा पाते हैं। अट्टालिका नहीं है रे, ये अट्टालिका उन्हें दिखाई पड़ता है। जो शोषक समाज है उसके ऊंचे ऊंचे भवन हैं, और उसको देखकर कहता है अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। ये अट्टालिका नहीं है, ये क्या है? तो आतंक का भवन है। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। तो जो अट्टालिका है आतंक भवन के रूप में, उस पर जल का प्लावन नहीं होता। वो जल तो उस यहाँ से गिर जाता है और जमीन पर ही जल प्लावित होता है। उसी कहते हैं जल विप्लव प्लावन, सदा पंख पर ही होता है, कीचड़ पर ही होता है, ऊंची अट्टालिका पर नहीं होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। जो जलज है, जल में स्थित है कमल,
उससे हर समय नीर छलकता रहता है। रोग शोक में भी हंसता है, शैशव का सुकुमार शरीर। रोग और शोक में भी वह जो कमल का फूल है वह हंसता रहता है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष। रुद्ध कोश है, जो कोश है, खजाना है, वो क्या है? रुद्ध है, बांध दिया गया है, उससे किसी को सहायता नहीं मिल रही है। क्षुब्ध तोष, और संतोष भी क्षुब्ध है भूख के कारण। अंगना अंग से लिपटे भी। अंगना यानी प्रिया, प्रेमिका। अंग वाली अर्थात प्रिया, पत्नी के अंग से लिपट करके भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं, आतंक की गोद में कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल। धनी कौन कांप रहे हैं? तो जो धनी हैं वज्र गर्जन से। जो गरीब हैं वो क्या कर रहे हैं? खेती में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में कृषक और मजदूर लगे हुए हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, वे तृषित नेत्रों से मुंह को ढके हुए हैं। और अब आता है उस कृषक का नखशिख वर्णन संक्षिप्त रूप में। क्या उसकी शारीरिक बनावट है इसका वर्णन करते हैं। जीर्ण बाहु हैं, बाहें एकदम सूखी हैं, भूख से लड़ते हुए, कठिन कर्म करते हुए। शीर्ण शरीर, उसका शरीर भी है एकदम मैला कुचैला, ढीला ढाला हो गया है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, तुम्हें जो कृषक अधीर है वह बुला रहा है। ऐ विप्लव के वीर, ऐ क्रांति के वीर। चूस लिया है उसका सार, यानी उस कृषक का सार तत्व चूस लिया गया है। चूसने वाला कौन है? वणिक समाज है, सरकार है। तो उसका सारतत्व चूस लिया गया है। हाड़ मात्र ही है आधार, बस हाड़ मात्र ही आधार बचा हुआ है। ऐ जीवन के पारावार, ऐ जीवन के एकमात्र रक्षक बादल, बरस जाओ, इन ठटरियों पर भी मांस चढ़ सकता है, कृषक प्रसन्न हो सकता है। इस उम्मीद के साथ यह कविता रची गई है। निराला जी मूल रूप से कृषक और मजदूर के कवि हैं। प्रगतिवाद में आने के बाद उन्होंने गुलाब से कुकुरमुत्ते का वाद विवाद दिखाया है। गुलाब क्या करता है? वह कुकुरमुत्ते के आहार को, यानी कूड़ा, गोबर या सड़े गले पदार्थ को प्राप्त करके खाद के रूप में चमकीला फूल खिलाता है। लेकिन वह जो मूल राशि है उस खाद की, वह तो कुकुरमुत्ते का जन्म स्थान है। इसीलिए कुकुरमुत्ता शीर्षक कविता में कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब भूल मत गर पाई तुसने खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। कहीं विशुद्ध
उर्दू शब्दों में अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई तूने खुशबू रंगो आब, ये सभी अरबी फारसी के शब्द हैं। लेकिन अब इसी को बदल देते हैं, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। अशिष्ट ये पूर्णतः तत्सम शब्द है, अशिष्ट बेहुदा बदतमीज। तुमने खून चूसा है खाद का, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट का एक अर्थ धन कुबेर भी है। तो यहाँ जो अट्टालिका है, अट्टालिका बनती है कैसे? तो शोषण करके, किसानों का, मजदूरों का। तो उसी मजदूर के बारे में कहते हैं कि जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। जीर्ण शीर्ण समान रूप से व्यक्त होते हैं। जरा से बना है जीर्ण, जो बुढ़ापा से ग्रस्त है, जिसका सड़ा हुआ शरीर हो गया है, शरण हो गया है, क्षरण हो रहा है। और वह कृषक अधीर हो करके बादलों को हाथ जोड़ करके बुला रहा है, ऐ विप्लव के वीर, ऐ क्रांति के वीर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चूस लिया है उसका सार, उसका सार तत्व तो चूस लिया गया है, बस हाड़ मात्र ही बचे हुए हैं। ऐ जीवन के पारावार, ऐ जीवन के पारावार, तुम आ जाओ। इन कृषकों की स्थिति में सुधार हो जाएगा। निराला जी दो चिंताओं को व्यक्त करते हैं। एक, फसलों के उत्थान के लिए फसलें आपस में हाथ मिला करके एक दूसरे पौधे एक दूसरे के हाथ जोड़ करके प्रेम के साथ आग्रह कर रहे हैं बादलों से जल बरसाने के लिए। जो अंकुर है वह पृथ्वी में दबा हुआ है, वह चाहता है ऊपर बढ़ना, वह भी आग्रह करता है बादल से कि बरस जाओ, तब हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ेंगे, ऊर्ध्वमुखी होंगे। लेकिन वह बादल क्या करता है? अशनिपात करता है, यानी वज्रपात करता है, जिसके चलते कृषक भयभीत नहीं होता। अट्टालिकाओं में रहने वाले भयभीत ज़्यादा होते हैं, फूस की झोपड़ी वाले भयभीत नहीं, प्रसन्न होते हैं कि बादल गरज रहा है तो बरसेगा भी। चूंकि निराला जी और प्रेमचंद जी मित्र थे, उस मित्रता के दौरान प्रेमचंद ने कई बार संकेत किया है कि कृषकों का शोषण मजदूरों से अधिक होता है, और कृषक और मजदूर में बहुत दूरी नहीं है। मजदूर थोड़ा संपन्न हो गया तो वह कृषक बन जाता है, और कृषक जब विपन्न होता है तो मजदूर हो जाता है। इसलिए वे कहते हैं कि कृषक से मजदूर ज़्यादा प्रसन्न हैं, इसलिए कि उन्होंने श्रम किया, दैनिक मजदूरी की, शाम को उन्हें पैसा मिल गया, आराम से खाए पिए सो गए। उन्हें खेती की चिंता नहीं करनी है कि नीलगाय चर रही है, ये बाढ़ में फसल बर्बाद हो रही है, वो उसकी चिंता नहीं करता। तो यहाँ कहते हैं कि वे कृषक कैसे हैं? तो जीर्ण शीर्ण है, जिसके शरीर
जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, हाथ भी उसके गठीले नहीं हैं, मांस और मांसपेशियों से युक्त नहीं है, सूख गए हैं, सिर्फ हड्डी की ठठरी रह गई है। तुझे बुलाता कृषक अधीर, अधीर होकर के बुला रहा है, इसलिए उसके लिए संकट मोचक ऐ बादल तुम ही हो। तुम्हें गर्जना कम चाहिए, अशनिपात नहीं करना चाहिए, तुम्हें बरसना चाहिए, जिसके चलते वह जीर्ण शीर्ण शरीर वाला प्रसन्न हो जाए। तो यह जो कविता है बादल राग, इसमें बादल की आवाज का वर्णन है और बादल इस आवाज के माध्यम से कृषकों को प्रसन्न करता है, कृषकों के चेहरे पर हंसी लाता है। और यह हंसी, यह खुशी तब होती है जब बादल जल बरसाता है। तो बादल राग 6 कविता निराला जी की विशिष्ट कविता है। इसकी शाब्दिक योजना जो दी, ये छंद की दृष्टि से देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है, जिसमें तुकबंदी नहीं है, अतुकांत, जहां पर तुक्का नहीं मिले वहां पर अतुकांत कविता, जिसको आलोचकों ने केचुआ छंद कहा, वही शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ मिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कहीं मात्रा कम है, कहीं मात्रा ज़्यादा है, कहीं तुक मिल रहा है तो कहीं नहीं मिल रहा है। जैसे ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल, फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार। तो यहाँ पर कहीं तुक का मेल नहीं है, इसलिए इस कविता का जो छंद है अतुकांत है, छंद मुक्त कविता है। और इस छंद मुक्त कविता का आरंभ भी इन्होंने ही किया है, निराला जी ने ही किया है। उनकी पहली रचना जो 1916 में प्रकाशन के लिए भेजी हुई गई थी, लेकिन 1919 में प्रकाशित हुई, जूही की कली, उसमें अतुकांत छंद का ही प्रयोग किया गया है। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरई सेन स्वप्न मग्न, अमल कोमल तन तरुणी जूही की कली। तो यहां भी वही बात है, इस कविता में यदि रस की दृष्टि से देखा जाए तो कहीं कहीं क्षोभ है, दुख है। इस कारण कृषक का जो चरित्र इसमें आया है, जो स्वरूप आया है, वह दुख की अभिव्यक्ति करने वाला है। जीर्ण शीर्ण है, तो जीर्ण शीर्ण शरीर जो है, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, यह जुगुप्सा का बोधक है। शरीर सूखा हुआ है, बाहें सूखी हुई हैं, बुढ़ापा लग रहा है, और कहीं कहीं घन गर्जन वगैरह भी है। तो इस कविता में क्रांति की भी बात है, करुणा की भी बात है, कृषकों की समस्या की भी बात है। कृषकों का उद्धार कैसे हो,
तो बादलों के द्वारा होगा। बादल जब जल बरसाएंगे तब। अशनिपात से, वज्रपात से भय कृषक को नहीं है, ऊंची अट्टालिकाओं वालों को भय है। और सबसे बात, विप्लव भी रहे बादल। बादल यदि जल बरसा दे ज्यादा तो जल प्लावन की स्थिति होगी, बाढ़ आ जाएगी, लोग बर्बाद हो जाएंगे। बादल नहीं बरसाए तो सूखा पड़ जाएगा। तो इस ढंग से इस कविता में निराला जी ने बार बार यह बताने का प्रयास किया है कि कृषकों के लिए एकमात्र संकट मोचक यदि कोई है तो वह बादल है। और बादलों को देख करके, बादलों की ओर या तो पौधे ध्यान लगाए हुए हैं या किसान ध्यान लगा हुआ। किसान और पौधे के बीच में संबंध है। पौधे हरे भरे रहते हैं तो कृषक को आय मिलती है। पौधे सूख जाते हैं तो सबसे अधिक कष्ट यदि होता है तो कृषक को होता है। तो यहाँ पर जो कवि है वही बात करता है कि ऐ विप्लव के वीर बादल, तुम अशनिपात करके पौधों के शरीर को छिन्न भिन्न मत कर दो। मात्र गर्जन करके भी कृषकों की आशा पर पानी मत फेरो। मैं चाहता हूं कि तुम जल बरसाओ जिसके चलते उनकी स्थिति में सुधार हो। तो बादल राग जो कविता है वह बादल की आवाज़ पर आधारित है और इसको कई चरणों में गा करके, कई चरणों में लिख करके निराला जी ने यह प्रयास किया है कि जो कृषकों का एकमात्र मददगार है, संरक्षक है, पोषक है, उद्धारक है, उस बादल के महत्व का भी वर्णन किया जाए तो यह प्रगतिवादी रचना है। इसमें जो निम्न वर्ग है उसकी स्थिति का विवेचन किया गया है। इसमें नायक ऐसा नहीं है जो कहीं राज परिवार से जुड़ा हुआ है। इसमें नायक यदि कोई है तो वह कृषक है, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर वाला। और उस नायक की उम्मीद है यदि किसी पर है तो वह किसी दूसरे पात्र पर नहीं है बल्कि प्राकृतिक पात्र पर है और वह है बादल। बादलों की ओर आंख उठाए हुए देख रहा है, हाथ फैला करके देख रहा है। और उस कृषक के समान ही जो पौधे हैं अंकुरित होने वाले, उगे हुए, प्रवर्धमान, ये सभी भी दृष्टि लगाए हुए हैं उन बादलों की ओर। इस प्रकार यह जो कविता है ये विशिष्ट कविता है, प्रगतिवादी कविता है। और ऐसी कविताओं की रचना युगांत, युगवाणी और ग्राम्या में जैसे पंत जी ने की, वैसे ही कृषक से संबंधित, कुकुरमुत्थे से संबंधित, चतुरी चमार से संबंधित, विधवा से संबंधित, भिक्षुक से संबंधित रचनाएं निराला जी भी ने की। इसलिए आज मैंने इस कविता का विवेचन किया है। अभी लॉकडाउन की परिस्थिति है, महाविद्यालय में अध्यापन नहीं हो रहा है,
इसलिए आप लोगों से यह आग्रह है कि जो अध्यापन किया जा रहा है उस पाठ का YouTube पर अध्ययन करें, इससे आपको लाभ होगा। बहुत शीघ्र ही ईश्वर ने चाहा तो लॉकडाउन ख़त्म होगा और हम लोग ऑफलाइन माध्यम से महाविद्यालय के कमरे में अध्यापन करेंगे। धन्यवाद।